यूँ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। साथियों, ये है झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने आपको एक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो ये खासतौर से झारखंड पुलिस की तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो तक को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको मज़ा आ जाएगा। एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? खूंटी, लातेहार, पाकुड़ या लोहरदगा? क्या है? लोहरदगा। कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोहरदगा। लोहरदगा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? रांची है। झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक आबादी वाला जिला रांची है और झारखंड में 24 जिले और 5 प्रमंडल हैं। 24 जिले तथा 5 प्रमंडल हैं और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। और झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 67.63% है। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 948 है। और भारत की लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? झारखंड राज्य में पहली बार 2006 में, 2009 में, 2007 में, 2008 में? किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था झारखंड राज्य में? बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2009 में। 2009 में झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 2009 में 2 बार और 2013 में 1 बार। कुल मिला के 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है झारखंड राज्य में। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? पीसी राय चौधरी, LSSO मैली, जे रीडो, ई इवांस प्रिचार्ड? कौन है? आपका जो करेक्ट आंसर है वो है LSSO मैली। करेक्ट आंसर LSSO मैली है। ठीक है, और ये एक सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के यही लेखक हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट। संथाल परगना बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। क्या था? जो संथाल परगना था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और 1855 में संथाल परगना को प्रमंडल बना दिया गया। ठीक है, झारखंड राज्य में 24 जिले और 5 प्रमंडल थे। वही 5 प्रमंडल में 1855 में संथाल परगना को प्रमंडल बना दिया गया और संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी, कोनार नदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा नदी? किस नदी पे किया गया है तिलैया बांध का निर्माण? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बराकर नदी। बराकर नदी पर तिलैया बांध का निर्माण किया गया। और तिलैया बांध कहाँ स्थित है? ये झारखंड राज्य में स्थित है और झारखंड राज्य के कोडरमा एक जिला है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और ये जो बराकर नदी है ये दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बराकर नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और झारखंड का शोक भी कह सकते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, देखिए, दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को झारखंड का भी शोक कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ध्यान से इसको
राइट डाउन करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। क्या होगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का अर्थ। ठीक है, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। देखिए, वैदिक सभ्यता के लोगों को ही आर्य कहा जाता था। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्हें ही आर्य कहा जाता था। और ऋग्वेद में लगभग 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, लगभग 33 बार। और वैदिक सभ्यता का सामयिक जो काल है वो है 1500 से 600 BC है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम माने समय काल था वो 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। माने जो आर्य लोग थे वो गांव में निवास करते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वे संस्कृत, देखिए आर्य में क्या क्या सही था। वे संस्कृत बोलने वाले थे, हाँ बोलने वाले थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं था क्योंकि वो गाँव में निवास करते थे और उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, मैक्स मुलर का कथन है कि आर्य जो है ना वो मध्य एशिया से आए थे और वे लोग माने आर्य लोग गांव में निवास करते थे और इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम क्या है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या, फिर क्या। ठीक है, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका क्रम बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 3 वेद हैं जिन्हें त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। तो कौन कौन से वे वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो किस वेद, कौन से 3 वेद को कहते हैं त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, बताओ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं कहते हैं या त्रयी में नहीं आता अथर्ववेद। वेद तो है, वेद 4 होते हैं, सबको पता है, लेकिन वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं सिर्फ 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद ही त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है बताइए, सत्यमेव जयते। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो भारत का राज्य चिन्ह है लिया गया है। ठीक है, और गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है उपनिषद कहलाता है। और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें प्रमाणिक उपनिषद है 12 है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही बताना है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था,
यह मूल प्रस्तावनाओं में था। तो आपको सही बताना है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था कौन से कथन के हिसाब से, कौन कौन बताइए। और आपको कूट में भी दिया गया है, ये देखिए 1 और 2, 1 और 3, केवल 4, केवल 3, इस तरीके से कूट भाषा में दिया गया है। बताइए, तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ना, बिल्कुल ना। अभी बताते हैं 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, क्या है हटा, क्या आया। और यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ये 1 और 2 सही हुआ। यह मूल प्रस्तावना में था, ये बिल्कुल गलत है, मूल प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है ये, तो मूल प्रस्तावना में कहाँ से आ जाएगा। तो आपका करेक्ट जो हुआ वो पहला हुआ, और कौन हुआ, तीसरा हुआ। तो पहला और तीसरा आपका सही हो रहा है। तो आपको कूट में देखना है कि क्या है, पहला और तीसरा। तो आपका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को, देखिए सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अभी हमने आपको बोला था कि जो 44वां संविधान संशोधन है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, फिर उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये था 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया। कहाँ था पहले, किस में आया। ठीक है, हमने आपको सारी चीजें बता दी डिटेल से। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, कूट में ही आपको बताना है। तो सूची 1 है संवैधानिक प्रावधान दिया है, सूची 2 में आपका ब्रिटिश माने स्रोत दिए गए हैं, और सूची 1 में आपको दिया गया है संवैधानिक प्रावधान। चलिए बताइए, जो मौलिक अधिकार है वो किस में जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में जाएंगे, और मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। चलिए आइए मिलाते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो है अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरिश के संविधान से, माने आयरलैंड के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये कहाँ से आई है, तो ये आई है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है कनाडा के संविधान से। तो देखिए, पहले का किस में गया 4, दूसरे का किस में गया 3, और तीसरे का किस में गया 1, और चौथे का किस में गया 2। तो माने 43-12 आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर हो, 43-12। तो आपका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका बी होगा, 43-12। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगला देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। भाग 1 में बताना है किसका वर्णन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन सा शामिल है संविधान के भाग 1 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र में ये जो है वो भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो भाग 2 में आपका आ जाएगा नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, इस तरीके से सारे आपके 22 भाग हैं। देखिए, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर आपको मिलान बताना है। सूची 1 है, सूची 2 है, भाग 9, भाग 8, भाग 4A, भाग 9A संघ किस में जाएगा आपको बताना है। बताइए, तो आइए मिलान करते हैं। जो भारतीय संविधान का भाग 9 है वो किस में जाएगा, तो भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायत से।
और भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो किससे है, वो संघ क्षेत्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, वो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। और 9A भारतीय संविधान का जो 9A भाग है वो है 9 के ही अंतर्गत आता है, वो है नगर पालिका। ठीक है, किसमें, नगर पालिका। तो आइए अब देखते हैं, कूट बनाते हैं। पहले का किस में गया, 3 में गया, दूसरे का 1 में गया, तीसरे का 4 में गया और चौथे का 2 में गया। तो 3142 आपका राइट आंसर होगा। 3142 जहां पे दिखे आपका राइट आंसर होगा, 3142 आपका राइट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान भाग 9 पंचायत है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है और भारतीय संविधान का 9A नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियां इधर दी गई हैं और इधर आपका संबंधित विषय दिए गए हैं। तो चतुर्थ अनुसूची किस में जाएगी, छठवीं अनुसूची किस में जाएगी, आठवीं अनुसूची किस में जाएगी, नौवीं अनुसूची किस में जाएगी, आइए मिलान करते हैं। चतुर्थ अनुसूची ये किस में जाएगी, चतुर्थ अनुसूची जो है वो राज्यसभा विषय से संबंधित है। और छठवीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो कूट बनाते हैं। पहले का तीसरे में गया, दूसरे का चौथे में गया और तीसरे का दूसरे में गया और चौथे का पहले में गया। तो 34-21 आपका राइट आंसर होगा। देखिए 34-21, तो आपका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 34-21 आपका राइट आंसर। ठीक है। ये देखिए, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है, आठवीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, RCV राव, BKRV राव या DR गाडगिल ने, किसने किया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है। आइए थोड़ा राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, PC महालनोबिस थे। कौन थे, PC महालनोबिस थे। 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे। और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास कौन किया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और 1887 से 68 में, सॉरी यहाँ पे 67 कर लीजिएगा, 1867 से 68 में किया गया। ठीक है, 1867 से 68 में किया गया राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी द्वारा। और 1931 में, 31 से 32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया VKR राव द्वारा। किसके द्वारा, VKRV राव द्वारा किया गया था। तो वैज्ञानिक तरीके से पूछेगा तो आपको VKRV राव द्वारा बताना है और अगर पहली बार पूछेगा बिना वैज्ञानिक तरीके से तो दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, कौन होगा। तो जो मूल्यह्रास होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम कहते हैं GNP माइनस NNP बराबर होता है D, माने मूल्यह्रास। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटना या निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो अवमूल्यन क्या होता है, तो जो अवमूल्यन का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहित करना। कैसे निर्यात को प्रोत्साहित करेगा, देखो अवमूल्यन का जो रीजन होता है, अवमूल्यन क्यों होता है, क्योंकि वो बाकी मुद्राओं से, बाकी देश की मुद्राओं से, कोई भी देश जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा, अवमूल्यन का मतलब ये समझो कि एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा का मूल्य कम होना। ठीक है। तो जब अपनी मुद्रा का
मूल्य कम कर देगा तो वहाँ पे क्या होगा, निर्यात को प्रोत्साहित मिलेगा, निर्यात लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो उसका निर्यात बढ़ जाएगा। तो वही होता है अवमूल्यन का उद्देश्य। ठीक है, देखिए अवमूल्यन का जो मतलब होता है कि एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा के मुकाबले कम होना। ठीक है, और जब एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा के मूल्य से कम हो जाएगा तो लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 चरणों में, देखो भारतीय मुद्रा की बात करें तो 3 चरणों में हुआ था और 4 बार अवमूल्यन हो चुका, और जो पहली बार हुआ था 1949 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर किसे कहते हैं, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है उसे कहते हैं, या आरबीआई पब्लिक को उधार देता है उसे दर कहते हैं, या आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, या भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है उसे बैंक दर कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है जिस रेट पे वही क्या होता है, आपका दर होता है, वही दर होता है। ठीक है, जब भारतीय रिजर्व बैंक, अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, या वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, क्या होगा, कम मुद्रा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है, ये अगर पृथ्वी है तो इस तरीके की जो लाइन होती है वह अक्षांश होती है, और इस तरीके की जो लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछा है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111.32 किलोमीटर होता है, 111.32 किलोमीटर होता है, लेकिन लगभग में पूछा है तो आपका राइट आंसर 111 किलोमीटर होगा, 111 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए ये होती है अक्षांश रेखाएं और ये होती है देशांतर रेखाएं। देखिए इस चित्र में देखिए ऐसे ऐसे तरीके से जो बनी हुई है रेखाएं वो क्या होती हैं, पृथ्वी है मान लो तो वो है अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इस तरीके से जो बनी हुई हैं वो क्या हो, देशांतर रेखाएं, देशांतर हो गए। ठीक है, और बीच वाली क्या होती है, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी, कहां पर होगी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी, और ध्रुव पर सबसे कम दूरी होगी। ठीक है, और देशांतर देखिए, देशांतर है तो इस तरीके से ये होगा देशांतर, यहाँ पे पोल हो जाएगा, और यहाँ पे होता है 0 डिग्री। जब ये 0 डिग्री होगा तो यहाँ से बढ़ेंगे या इधर आएंगे या इधर आएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, दूरी वहीं पे सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 66, 90, 179 या 360, अक्षांशों की संख्या कितनी है बताइए। तो टोटल जो अक्षांश होते हैं वो होते हैं 179, 179 अक्षांश होते हैं। तो देशांतर कितने होते हैं, देशांतर आपका 360 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो होती है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। तो किन किन देशों से होकर गुजरती है वो तो पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा इन देशों के माध्यम से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, इतने देशों से होकर गुजरती है। इसलिए भूमध्य रेखा थाईलैंड से नहीं गुजरती है, और भूमध्य रेखा थाईलैंड से नहीं होकर गुजरती है, और उसमें मैक्सिको दिया था तो मैक्सिको से भी नहीं होकर नहीं गुजरती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। देखिए इस तरीके से, ऐसे ये देशांतर हो गया, अक्षांश हो गया, तो वही प्रतिच्छेद रेखा, ये देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद किया ना, तो यही इस जाल को क्या कहते हैं, तो इस जाल को क्या कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ठीक है, और अक्षांश ये आपका हो गया, अक्षांश ये वाली लाइन होगी, देशांतर आपका ये वाली लाइन होगी, और भौगोलिक रेखा जाल ये जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो भौगोलिक रेखा जाल होती है। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। लिंगानुपात का परिकलन, तो देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, या देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, या देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, या देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या, कैसे लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, यही उस देश या उस राज्य की लिंगानुपात होता है। जैसे भारत का लिंगानुपात 943 है, माने 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का है, केरल का है। ठीक है, 1084 है केरल का लिंगानुपात। और सबसे कम बात करूं तो हरियाणा का है, हरियाणा का कितना है, 877 है लिंगानुपात। ठीक है, मैं 2011 जनगणना के अनुसार बता रहा हूं ये सारी डाटा। तो केरल का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है, 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, 877 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, भारत का। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, किस नंबर के गुरु थे, दूसरे, पांचवें, छठवें या सातवें, किस नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5वें नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, देखिए यहां पे देख सकते हैं आप, गुरुदेव नानक महाराज जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, माने टोटल 10 गुरुओं के काल भी और उपलब्धि देखते हैं। गुरु महाराज जो नानक देव हैं, गुरु नानक देव वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। महाराज अंगद देव गुरु लिपि के प्रवर्तक थे। तो ये गुरु नानक के बारे में डिटेल्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 है, अमृता शेरगिल, विष्णुदास सिराली, बेगम अख्तर और पन्नालाल घोष। बताइए कौन किस में जाएगा। ये भी एक कूट से ही संबंधित है, ये वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर चले गए हैं। तो अमृता जो शेरगिल है, अमृता शेरगिल वो चित्रकार से संबंधित हैं। विष्णुदास सिराली किसे, संगीतज्ञ से संबंधित हैं। और बेगम अख्तर ठुमरी गायिका हैं। और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो कैसा हुआ, एक पहले का पहले में गया, दूसरे का दूसरे में गया, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में। तो माने ये 1 2 3 4 ही आपका आंसर होगा। देखिए 1 2 3 4 आपका का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अमृता शेरगिल चित्रकार, विष्णुदास सिराली संगीतज्ञ, बेगम अख्तर ठुमरी गायिका, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। ठीक है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। जो केरल के राजा रवि वर्मा हैं वो किस लिए प्रसिद्ध थे, नर्तक के लिए, चित्रकार, कवि या गायक, किस लिए प्रसिद्ध थे। तो वो चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार थे केरल के राजा रवि वर्मा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली या जयपुर शैली, किस शैली से संबंधित है बनी ठनी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली बनी ठनी चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, देखिए बनी ठनी या बनी ठनी राजस्थानी भाषा है, एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित, किशनगढ़ चित्रकला से। और इनकी रचना किसने की, निहाल चंद ने की थी। किसने की थी, निहाल चंद ने की थी बनी ठनी चित्रकला की रचना। और इसको भारत
इसको भारत यानी राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की मोनालिसा इसी चित्रकला को कहते हैं बनी ठनी। और बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है, इसका हिंदी में मतलब सजी धजी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टीन, किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो किया था ऑटो हान ने किया था। और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो समीकरण E बराबर mc² वो द्रव्यमान क्षति पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा।